नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। क्या अब हमारे संविधान से आर्टिकल 370 यानी आर्टिकल 370 कभी नहीं हटेगा? अगर आप जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं तो ये खबर आज आपको परेशान कर देगी। आपने अपने मन में कभी भी जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करके नहीं देखा होगा, लेकिन हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को हमेशा अलग थलग रहने का लाइसेंस मिला हुआ है और अलगाववादियों ने हर तरह से इसका राजनीतिक फायदा उठाया है। इसीलिए हमारे देश के बहुत सारे लोग धारा 370 को देश की एकता और अखंडता के लिए एक घाव की तरह मानते हैं और हमेशा इस बात का इंतजार करते हैं कि कब ये घाव ठीक होगा, यानी कब आर्टिकल 370 हटेगा। और इसे हटाने की मांग भी लंबे समय से उठती रही है। आप जानते हैं हमारे देश में ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी रहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है कि लंबा वक्त गुजर जाने की वजह से आर्टिकल 370 एक स्थायी प्रावधान बन गया है। ऐसे में क्या ये अब मान लिया जाए कि अब धारा 370 का घाव परमानेंट हो चुका है? क्या अब देश को हमेशा हमेशा के लिए इस अनुच्छेद को स्वीकार करना होगा? क्या कश्मीर की अलगाववाद वाली बीमारी अब लाइलाज हो जाएगी? इन सवालों के जवाब ढूंढना आज देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश की अखंडता का मामला है और भारत का कोई भी नागरिक इससे किनारा नहीं कर सकता। इसके बाद हम आपको अरुणाचल प्रदेश में मौजूद भारत और चीन की सीमा पर लेकर चलेंगे। वहां से खबर यह है कि सेना की लगातार कोशिशों के बावजूद भारत और चीन की सीमा पर बोफोर्स तोपें पहुंच नहीं पा रही हैं और अगर भविष्य में भारत और चीन के बीच कभी युद्ध हुआ तो बोफोर्स बॉर्डर तक पहुंच ही नहीं पाएगी। ये एक बेहद कड़वा सत्य है और आज हम अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए इसका विश्लेषण करेंगे। और आज हम आपको देश की राजधानी दिल्ली के उस इलाके में लेकर चलेंगे जो पिछले कई महीनों से पानी में डूबा हुआ है। ये इलाका हमारे देश की संसद से सिर्फ 21 किलोमीटर दूर है। यहाँ ऐसे हजारों लोग हैं जो बाढ़ जैसे हालात में रहने पर मजबूर हैं। इनके घरों के चारों तरफ पानी ही पानी है। कई घरों के अंदर पानी भरा हुआ है, कुछ घरों की दीवारें गिर चुकी हैं और कई घर ऐसे भी हैं जिनमें दरारें आ चुकी हैं। यहाँ बाढ़ नहीं आई, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि ये नतीजा है आम लोगों और प्रशासन की लापरवाही का। आजकल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगने में व्यस्त हैं, लेकिन माफियों वाली इस भागदौड़ के बीच केजरीवाल इन लोगों से कब माफी मांगेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। 20 साल पुराने काला हिरण शिकार केस में जोधपुर की अदालत कल फैसला सुनाएगी। इस केस में आरोपी अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम जोधपुर पहुंच चुके हैं। 20 साल पहले सितंबर 1998 में सलमान खान पर फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान काला हिरण का शिकार करने का आरोप है। सैफ, तब्बू, सोनाली और नीलम भी इस केस में आरोपी हैं। अवैध शिकार केस में सलमान के खिलाफ 4 केस दर्ज हुए थे। इनमें 2 केस सुप्रीम कोर्ट में हैं और आर्म्स एक्ट का केस हाई कोर्ट में चल रहा है। सलमान खान ने काला हिरण शिकार केस में खुद को फंसाए जाने की बात कोर्ट में कही थी। सलमान दोषी पाए गए तो वाइल्ड लाइफ एक्ट में उन्हें 6 साल तक की सजा हो सकती है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार लिंगायतों को अलग धर्म का दर्जा देने की सिफारिश मंजूर नहीं करेगी। अमित शाह ने कहा है कि जब तक केंद्र में मोदी सरकार है तब तक धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं होगा। अगर राजनीति के कारण कोई षड्यंत्र करता है तो भारतीय जनता पार्टी जब तक है, सरकार चाहे किसी की भी बने, ये कभी संभव नहीं होगा कि इस राजनीतिक कारण से धर्म और संप्रदाय में विवाद हो। कर्नाटक के हुबली की चुनावी सभा में अमित शाह ने कहा कि लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा देने की सिफारिश येदियुरप्पा को सीएम बनने से रोकने की कांग्रेस की साजिश है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज सिद्धगंगा मठ पहुंचे। उन्होंने श्री श्री शिव कुमार स्वामी से आशीर्वाद लिया। SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मचे हंगामे पर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों को सच का सामना करने की नसीहत दी। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा कि अंबेडकर को राजनीति में न घसीटें, बल्कि उनके रास्ते पर चलें। बाबा साहब को राजनीति में घसीटने के बजाय बाबा साहब अंबेडकर ने हमें जो रास्ते दिखाए हैं, उस रास्ते पर चलने के लिए हम सब अगर प्रयास करेंगे, जिसके अंदर बंधुता इसका महात्मा है,
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक रैली के दौरान SC/ST एक्ट में बदलाव को लेकर पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। इस पर आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जवाब दिया। जब प्रधानमंत्री जी ने दूसरे दिन ही आश्वासन दिया था, केंद्र सरकार पुनः विचार याचिका दायर करने वाली थी, क्यों बंद का ऐलान दे दिया गया? अमित शाह ने कहा कि सोशल मीडिया पर आरक्षण खत्म करने की अफवाहें चल रही हैं। सरकार आरक्षण खत्म नहीं करेगी। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उसमें तिल मात्र भी रिजर्वेशन के बारे में बदलाव करने की किसी की हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी करने भी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर 7वें सम्मेलन में हिस्सा लेने रूस पहुंची रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मॉस्को में रूसी रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच रक्षा सहयोग और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। निर्मला सीतारमण रूसी संघ के उद्योग और व्यापार मंत्री डेनिस मांटरोव और चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंग से भी मिली। बतौर रक्षा मंत्री सीतारमण का ये पहला रूस दौरा है। 3 दिन के मॉस्को सम्मेलन में इस बार ISIS और आतंकवाद अहम मुद्दा है। मध्य प्रदेश में 5 संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने के शिवराज सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। 5 संतों भैयू जी महाराज, योगेंद्र महंत, नर्मदानंद, हरिहरानंद और कंप्यूटर बाबा को नर्मदा सेवा यात्रा में उनके योगदान पर राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इन बाबाओं को ये चीज बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे उनकी जो अच्छा नाम है, विश्वसनीयता है, उस पर आघात पहुंचेगा। राज्य मंत्री का दर्जा मिलने पर 5 संतों को 7,500 के साथ 18,000 का घर और अतिथि भत्ता मिलेगा। संत सरकारी खर्च पर स्टाफ भी रख सकेंगे। सीएम शिवराज ने फैसले पर कुछ नहीं कहा, वहीं बीजेपी ने इसे जायज बताया है। वहीं 5 संतों ने इस आरोप से इनकार किया कि 2019 में चुनावी इस्तेमाल करने के लिए उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। मैंने जीवन में राजनीतिक मंच कभी शेयर नहीं किया किसी को लाभ पहुंचाने के लिए, और ना ही करूंगा। महबूबा सरकार ने पत्थरबाजों पर कार्रवाई करने पर जम्मू कश्मीर पुलिस के एक कांस्टेबल गुलजार अहमद को सस्पेंड कर दिया है। गांदरबल के कंगन में सोमवार को पथराव कर रही भीड़ को पुलिस ने खदेड़ा था। भागने के दौरान एक पत्थरबाज नाले में गिर गया था। बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। मारे गए 22 साल के लड़के को आज दफना दिया गया। इस मौत के खिलाफ कंगन में कल सुरक्षा बलों पर फिर पत्थरबाजी हुई थी। पुलिस ने भी पैलेट गन से जवाब दिया था, जिसमें 10 से ज्यादा पत्थरबाज घायल हुए थे। SC/ST एक्ट पर हिंसा के बाद MP के 4 शहरों में कर्फ्यू बरकरार है। वहीं राजस्थान के करौली में कर्फ्यू सुबह 8 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राजस्थान के करौली में कल की हिंसा का डर आज भी दिखाई दिया। कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर सन्नाटा रहा। स्कूल कॉलेज बंद रहे। अफवाहें न फैलाई जाएं, इसके लिए इंटरनेट सर्विस आज भी बंद रही। MP के ग्वालियर, भिंड, मुरैना और सागर में कर्फ्यू में सुबह कुछ देर की ढील दी गई। शाम को भी 2 घंटे ढील रही। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च भी किया। रोड पर क्या कर रहे हैं, वो तो मारपीट भी कर रहे हैं जनता की। रोड पे पटक के मार रहे थे, यहाँ पे लाठी और डंडों से। वो तो जबरदस्ती उदम कांच में टूट फूट लठ वगैरह सब मार रहे थे। 2 अप्रैल की हिंसा पर यूपी के गाजियाबाद में 5000 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। मेरठ में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव नामांकन के दौरान आज फिर हिंसा हुई। रायगंज में नामांकन से पहले बीजेपी उम्मीदवार पर हमला हुआ। उत्तरी दिनाजपुर के रायगंज में नामांकन से पहले बीजेपी उम्मीदवार पर हमला हुआ। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल समर्थकों ने कई राउंड गोलियां चलाईं। बीजेपी ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें कई लोग फायरिंग करते हुए और हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस मुद्दे पर कोलकाता में बीजेपी नेता राज्यपाल से भी मिले और कहा कि TMC की हिंसा से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। इससे पहले बीरभूम और मुर्शिदाबाद में बीजेपी नेताओं पर हमले हुए थे। TMC ने आरोपों को खारिज किया है। पंचायत चुनाव के नामांकन 9 अप्रैल तक होने हैं। चुनाव मई के पहले हफ्ते में 3 चरणों में होंगे। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के शोर शराबे से आज भी कोई बिल पास नहीं हो पाया। संसद 10 बार स्थगित करनी पड़ी। सभापति वेंकैया नायडू ने सांसदों को कड़ी चेतावनी दी। Other important issues. I have allowed everything. I have allowed every issue. You are not discussing, unfortunately. It is really misfortune of the people of India.
सरकार भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 पास कराना चाहती थी, लेकिन विपक्षी सांसद दूसरे मुद्दों पर चर्चा के लिए अड़े रहे। वेंकैया नायडू ने विपक्षी सांसदों के साथ बैठक की, लेकिन उसका भी नतीजा नहीं निकला। बजट सत्र का दूसरा चरण खत्म होने में बस 2 दिन बचे हैं। सीबीएसई के 12वीं के इकोनॉमिक्स के पेपर को दोबारा कराने के फैसले में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीएसई पेपर लीक मामले में दायर सभी 5 याचिकाएं खारिज कर दी। पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग भी ठुकरा दी। 12वीं के इकोनॉमिक्स पेपर को 25 अप्रैल को दोबारा कराए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा, दोबारा परीक्षा कराने का अधिकार सीबीएसई का है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। कमेटी परीक्षा में धांधली रोकने और इसमें कैसे टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाए, इस पर 31 मई तक अपने सुझाव देगी। दिल्ली के नेहरू मेमोरियल में अब सिर्फ नेहरू का नाम नहीं रहेगा। संस्कृति मंत्रालय ने मेमोरियल में एक पीएम म्यूजियम बनाने का फैसला किया है, जिसमें पीएम मोदी समेत देश में अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों का जीवन तस्वीरों के जरिए दिखाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस को नेहरू मेमोरियल में बाकी पीएम की एंट्री पर ऐतराज है। कांग्रेस को इसमें भी सरकार की चाल दिखाई दे रही है। इसलिए नेहरू मेमोरियल है कि उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। उसके अंदर दूसरे प्रधानमंत्री आप कैसे मेमोरियल बनाएंगे? पीएम म्यूजियम का काम इसी महीने शुरू हो जाएगा। सरकार की कोशिश म्यूजियम को अक्टूबर तक शुरू करने की है।